Good morning everyone. Today I am going to discuss numerical based on Kirchhoff voltage law. देखो इतने बड़े न्यूमेरिकल को देखकर तुम्हें डरना नहीं है। जितना बड़ा न्यूमेरिकल होगा उतना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यूज दी होंगी। अब इसमें पढ़ते हैं हमें क्या दिया हुआ है। एक सर्किट दिया हुआ है, डीसी सर्किट है, 3 वायर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग। मतलब इन्होंने क्या दिया कि एक गवर्नमेंट सप्लाई है। ये सपोज तुम्हारे पास गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई दे रही है, रेजिडेंशियल एरिया को भी तुम्हें सप्लाई दे रही है जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, और वो कमर्शियल एरिया को भी सप्लाई दे रही है जैसे मॉल्स वगैरह को। यही होता है। द टू आइडियल वोल्टेज सोर्स VS1 एंड VS2, तो उसमें दो सोर्स से वो सप्लाई दे रही है, एक VS1 से और एक VS2 से। रेजिस्टेंस R4 एंड R5 रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। R1 एंड R2 रिप्रेजेंट लाइटिंग एंड यूटिलिटी लोड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो R1 है और R2 है, ये तुम्हारा लाइट वगैरह देख रहा है जैसे लाइटनिंग का जो सिस्टम है, या फिर तुम अपने घर में टीवी फ्रिज एसी वगैरह ये यूज कर रहे हो, ये वो लोड्स है। अब तुम बार बार अपने इस डायग्राम में टीवी तो नहीं बना सकते, फैन तो नहीं बना सकते, तो उस लोड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। R3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीटिंग लोड को। मतलब जैसे अगर तुम गीजर यूज कर रहे हो, या फिर और गर्म करने के लिए क्या चीजें होती है, माइक्रोवेव यूज कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारा हीटिंग लोड के लिए R3 है। ये लाइटनिंग के लिए है, ये और चीजों के लिए जैसे एसी वगैरह के लिए। द वैल्यूज ऑफ डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द थ्री लोड। तीनों के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। R1 के अक्रॉस भी, R2 के अक्रॉस भी, और तुम्हें R3 के अक्रॉस भी। तो इसको हम मान ले V1 क्योंकि ये R1 है, इसको हम मान लेते हैं V2 क्योंकि ये R2 है, इसको हम मान लेते हैं V3। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और V3 की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें एक चीज तो पता होगी, अगर हमें वोल्टेज पता करना है तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? करंट की, राइट? क्योंकि वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I मल्टीप्लाइड बाय R। करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, R इन्होंने दिया हुआ है। वैल्यू दे दी, कितने वोल्टेज सोर्स है? ये 110 है, ये भी 110 है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी। तो अब हमारा मेन काम क्या है कि इसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। केवीएल बोल लो, मेश एनालिसिस बोल लो, लूप करंट मेथड बोल लो, मतलब ये एक ही बंदे के सारे अलग अलग नाम है। हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तुम कंफ्यूज मत होना कि कहीं तो मेश होता है कहीं कुछ होता है, तो ये सब चीजें एक ही हैं। देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग। अब तुम ऐसे सोचो कि इसमें हमारे पास कितने मैश हैं? 3 मैश हैं। 3 मैश का मतलब क्या होगा? 3 वेरिएबल होगी और हमारे पास 3 ही इक्वेशन बनेगी, राइट? तुम ऐसे सोचो कि ये तुम्हारा क्या है? घर है। ओके, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। एक कमरा ये हो गया, दूसरा कमरा ये हो गया और तीसरा कमरा ये हो गया। अब अगर तुम्हारे पास कोई चौथा बंदा आएगा रहने के लिए, I4 आया तुम्हारे पास रहने के लिए, तो तुम उससे क्या करोगे? धक्के मार के बाहर निकाल दोगे कि तेरी जगह नहीं है, तू जा कहीं और पीजी देख। यही करोगे। तुम कहोगे 3 कमरे हैं, तीनों में हम रहेंगे, तो 3 कमरे जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया? मैश हो गया। ठीक है। 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 लोग जो रहेंगे, कौन कौन रह रहा है? एक में I1 रह रहा है, एक में I2 रह रहा है और एक में I3 रह रहा है। अगर कोई आएगा, चौथा आएगा, तो उसको तुम नहीं रखोगे। और उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। मार्क करंट डायरेक्शन। मैंने करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि इधर तुम्हारा I1 घूम रहा है, इस कमरे में तुम्हारा I2 घूम रहा है, इस कमरे में तुम्हारा I3 घूम रहा है। तो मर्जी है तुम्हारी I1 को कैसे भी घुमा लो, भाई तुम्हारी मर्जी है ना, तुम अपने कमरे में कैसे घूमोगे। मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 2, मार्क साइन कन्वेंशन। अब तुम्हें साइन मार्क करने हैं। you know that current always flows from higher potential to lower potential। तो हायर पोटेंशियल के लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और लोअर पोटेंशियल के लिए साइन क्या होता है? नेगेटिव। करंट तुम्हारा ए से बी जा रहा है, तो तुम्हें क्या मार्क करना है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब तुम याद करने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो
जैसे तुम अपने कमरे में गए, ठीक है, ये तुम्हारा कमरा है, I1 तुम हो और तुम्हारा ये कमरा है। तुम अपने कमरे में घुसे, नया नया कमरा है, तुम्हें पहले तो चीजें देख के अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई अच्छी है, तो उसके लिए तुम्हारे माइंड में क्या आता है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन आता है। उसके बाद थोड़े दिन हो जाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, सिर्फ फेंको उठा के। तो उसके लिए तुम्हारे माइंड में क्या आता है, नेगेटिव इंप्रेशन आता है। तो पहले हर किसी चीज के लिए तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, राइट। अब I3 की बारी आई, I3 अपना कमरा घूम रहा है, बी से सी गया, ठीक है, सी से डी गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंप्रेशन आया देन नेगेटिव आया। डी से ई गया, पहले ई पे पॉजिटिव इंप्रेशन आया फिर नेगेटिव इंप्रेशन आया, फिर जी से बी गया, पॉजिटिव इंप्रेशन आया फिर नेगेटिव इंप्रेशन आया। बैटरी का कोई चेंज नहीं है, बैटरी का बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, बैटरी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अब हम स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, मार्क साइन कन्वेंशन। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, अप्लाई केवीएल इन मैश वन में हमें केवीएल अप्लाई करना है। अब तुम सोचो कि तुम ए पे खड़े हो और वापस तुम्हें घूम फिर के कहाँ पे जाना है, ए पे ही जाना है। तुम्हारे रास्ते में जो जो सेकंड साइन आता जाएगा बस तुम्हें उसको उठाते चलना है और कुछ नहीं करना। ए तुम्हारा घर है, घर से कॉलेज गए, कॉलेज से जिम गए, जिम से शॉपिंग गए, शॉपिंग से वापस कहाँ पे आ गए, घर पे आ गए। ए से बी गए, रास्ते में सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना है 1.3, करंट कितना फ्लो हो रहा है ए से बी में, I1, तो इसको हमने ले लिया I1। बी से जी गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना है 15 है, करंट कितना आ रहा है I1 माइनस I3। अब देखो इधर से I1 है और इधर से I3, ये क्या है, तुम्हारी बीच वाली दीवार है, और बीच वाली दीवार में हमेशा दो करंट फ्लो होते हैं। इधर से तुम I1 तुम घूम रहे हो और इधर से I3 तुम्हारा दोस्त घूम रहा है, ठीक है। बीच वाली ब्रांच में हमेशा दो करंट फ्लो होते हैं, ये चीज याद रखना। अब तुम्हारा मैश है तो तुम्हारा कमरा है तो तुम्हारी ही चलेगी ना, तो तुम पॉजिटिव रहोगे। अगर हम I1 मैश ले रहे हैं, वन वाला मैश ले रहे हैं, तो I1 पॉजिटिव रहेगा और दूसरे वाला नेगेटिव रहेगा। जी से एच में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। एच से पे आओगे, अगेन सेकंड साइन, सेकंड साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस 110 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड मैश की इक्वेशन देखो क्या बनेगी, मैश 2 ये लगा लेते हैं। एच से जी पे गए, कोई भी नहीं है, एच पे खड़े हो, एच से जी पे गए, छोड़ दो। जी से ई पे आए, सेकंड साइन, सेकंड साइन कौन सा है, नेगेटिव। देखो ये वाला मैश है तो तुम्हें इसी कमरे का साइन देखना है, इसी मैश का ही साइन देखना है। इस कमरे में हो तो इसी मैश का साइन देखोगे, उसका मत देख लेना, देखने लग जाना। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना है 40, करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगेन I2 माइनस I3, क्योंकि इधर से I2 का कमरा है तो I2 पॉजिटिव रहेगा, I3 नेगेटिव। F से E से F कुछ भी नहीं है, F से H सेकंड साइन प्लस 110 वोल्ट इज इक्वल टू 0। मैश 3 पे आ जाओ, मैश 3 पे तुम कहाँ पे खड़े हो, बी पे खड़े हो, बी से सी पे जाओगे, कुछ भी नहीं है, सी से डी पे जाओगे, सेकेंड साइन नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना होगा 16। अब ये कोने वाली दीवार है, कोने कोने वाली दीवार पे सिर्फ एक ही करंट फ्लो होता है, तो ये कितना हो जाएगा I3। डी से ई पे जाओगे, कुछ भी नहीं है, ई से जी पे जाओगे, सेकेंड साइन। अब ये वाला कमरा ले रहे हो तो इसी का ही साइन चलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -40। अब इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है I3, और दूसरी साइड से दूसरी दीवार से कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, तो I3 माइनस I2 हो जाएगा। अब G से B पे गए, अगेन सेकेंड साइन नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना है 15 है, इधर से करंट I3 हो रहा है और उधर से I1, तो अब I3 का कमरे में आए हो तो I3 की चलेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तीन मैश आ गए, तीन मैश की तीनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब तुम एक डाउट पूछ सकते हो कि इसमें हमने नेगेटिव ही क्यों लिया, हम पॉजिटिव भी तो ले सकते थे। अगर तुम्हारे साइन यहाँ पे देखना अपोजिट आ रहे हैं, ये अपोजिट आ रहे हैं ना, तो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, अगर साइन सेम आएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इस चीज़ में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट केस में हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों तुम अपने हाथ से मत सॉल्व करने लग जाना, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, बीटेक कॉलेज में आ गए हो, तो ये सारा तुम्हारा कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हें कॉलेजेस में अलाउड होता है। अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो तुम कि कैसे इसे यूज करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर को।
I1 की वैल्यू आएगी 17.108 एम्पियर, I2 की वैल्यू आएगी 13.57 एम्पियर और I3 की वैल्यू आएगी 11.26 एम्पियर। ओके, बट हमसे क्या करंट पूछा हुआ था? नहीं, हमसे करंट नहीं पूछा हुआ था, हमसे V1 की वैल्यू पूछी हुई थी, V2 की वैल्यू पूछी हुई थी और V3 की वैल्यू पूछी हुई थी। तो आ जाते हैं हम V1 की वैल्यू। अब देखो V1 में तुम्हारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है? रेजिस्टेंस तो 15 है, इधर से I1 जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है? I3 जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास V1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाई R1। सिमिलरली V2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I2 माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाय R2। सिमिलरली V3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I3 मल्टीप्लाइड बाय R3। सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, उसको वैल्यूज पुट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। V3 में देखो सिर्फ एक ही करंट था, इसलिए मैंने एक ही लिया। ओके, थैंक यू।